हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइट डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी क्लिनिकल साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ये जो वीडियो लेक्चर्स चल रहे हैं एमपीसीई 012 के हम लास्ट पार्ट पर आज हैं। कुछ 4 टॉपिक्स बचे हैं जिन्हें इस 8th पार्ट में आज हम कंप्लीट करेंगे और इस तरह से इन 8 वीडियोस के साथ में आपका एमपीसीई 012 का पेपर आज कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी प्रीवियस 7 वीडियोस को ऑफकोर्स देख चुके होंगे, मुझे पता है एग्जामिनेशन के टाइम पर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। नंबर ऑफ वीडियोस से मत कंफ्यूज होइएगा, इस बार भले ही हमने 2 वीडियोस प्रीवियस जो आपका पेपर है उससे बढ़ाए हैं। फर्स्ट पेपर आपका 6 में कंप्लीट हो गया था, लेकिन यहाँ टाइमिंग थोड़ी कम रही थी वीडियोस की, इस वजह से जो आपके वीडियोस हैं वो आपको टोटल 8 पार्ट्स में दिख रहे हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। द टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग पूछा गया है ये भी। टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इज अ बैटरी ऑफ टेस्ट डिजाइंड बाय डॉक्टर ई पॉल टॉरेंस टू मेजर क्रिएटिव पोटेंशियल पर्टिकुलरली इन एजुकेशनल सेटिंग। जो टीटीसीटी का टेस्ट है वो एजुकेशनल सेटिंग्स में सबसे ज्यादा यूज होने के लिए बनाया गया है। डॉक्टर ई पॉल ने इसे क्रिएट किया था। सबसे पहली बार 1966 में पब्लिश हुआ था। इसके मल्टीपल रिविजन्स आ चुके हैं। जो सबसे लेटेस्ट है वो टीटीसीटी वर्बल एंड टीटीसीटी फिगरल फॉर्म है, जिनके बारे में अभी आप आगे और पढ़ेंगे आप। तो स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। टीटीसीटी का स्ट्रक्चर कैसा रहता है फिगरल फॉर्म में, अगर हम बात करें, जैसे अभी हमने बताया 2 तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो इसके अंदर हमें 3 एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। सबसे पहले पिक्चर कंस्ट्रक्शन, पिक्चर कंप्लीशन एंड रिपीटेड फिगर्स। क्योंकि ये फिगरल फॉर्म है तो यहाँ पे जो टेस्ट है वो पिक्टोरियल वे में यहाँ पे उन पर एक्टिविटी होती है। यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट होते हैं दे कंप्लीट एन एब्स्ट्रैक्ट शेप टू मेक अ पिक्चर। पिक्चर कंस्ट्रक्शन में ज्यादातर ये छोटे बच्चों पर यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पर हम जब हम उन पर बहुत वर्बल तरीके से चीजों को एडमिनिस्टर नहीं कर सकते तो ये हेल्पफुल हो जाता है। पिक्चर कंप्लीशन में पार्टिसिपेंट्स फिनिश कंप्लीट इनकम्प्लीट फिगर्स टू क्रिएट न्यू इमेजेस। किसी इनकम्प्लीट इमेज से कोई नई इमेज बनाने के लिए पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट लिया जाता है। और रिपीटेड फिगर में एक फिगर पहले से दी जाती है, उसे कॉपी करना होता है, रिपीट करना होता है एज मेनी टाइम, एक टाइम लिमिट के अंदर जितनी भी ज्यादा से ज्यादा बार आप बना सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन करना होता है एकदम स्क्रैच से। कंप्लीशन में इनकम्प्लीट को कंप्लीट करना होता है और रिपीटेड में बनी हुई फिगर्स को मल्टीपल टाइम्स क्रिएट करना होता है। तो ये इस तरह से फिगरल फॉर्म में नजर आता है। अब इसकी जब हम वर्बल फॉर्म की बात करते हैं तो इसमें 7 एक्टिविटीज इंक्लूडेड होती हैं। आस्किंग फॉर अनयूजुअल यूजेस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट्स, गेसिंग कॉजेस और कमिंग अप विद कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। टीटीसीटी में जो वर्बल फॉर्म आती है, अभी मैंने आपको बताया बहुत छोटे बच्चों पर वर्बल नहीं अप्लाई किया जा सकता, तो बड़े स्टूडेंट्स पे किया जाता है। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें से किसी भी कॉमन ऑब्जेक्ट का बहुत ज्यादा यूज और क्या मल्टीपल यूज हो सकते हैं ये बताने के लिए कहा जाता है। किसी चीज का कॉज गेस करने के लिए कहा जाता है, या फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशन में क्या हो सकता है, इस तरह के और भी टोटल मिलाकर 7 एक्टिविटीज होती हैं जो वर्बल फॉर्म में देखने को मिलती हैं। स्कोरिंग की बात करें टीटीसीटी की, तो यहाँ पे फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन 4 इंडाइसेस होते हैं, जिसमें से फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन आते हैं। यानी कि किसी भी आइडिया को कितना रेलेवेंटली प्रोड्यूस किया गया, द नंबर ऑफ रेलेवेंट आइडियाज प्रोड्यूस। कोई आइडिया कितना रेलेवेंट था या कितनी बार रेलेवेंट आइडियाज प्रोड्यूस किए गए, इसको हम फ्लुएंसी कहते हैं। इसमें इसके बेसिस पर हम चेक करते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट बनाया है पर्सन ने, जो भी आंसर दिया है वर्बल फॉर्म में, वो कितना वैलिड रहेगा या कितना मैटर करेगा। वेराइटी ऑफ कैटेगरीज ऑफ आइडियाज प्रोड्यूस, कितने टाइप के आइडियाज निकाले, जब वर्बल के थ्रू निकाले या पिक्चर्स के थ्रू निकाले, उनमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी थी, मतलब कितना वेराइटी ऑफ आइडियाज क्रिएट किए गए। ओरिजिनलिटी, कितना यूनिकनेस थी। क्रिएटिविटी का टेस्ट है, जाहिर सी बात है, तो ओरिजिनलिटी पे भी फोकस करेंगे कि कितना ओरिजिनल था आइडिया, और उसके अलावा कितने डिटेल्स उस पर ऐड किए गए बनाने के बाद किसी पिक्चर को, या कोई थॉट जो दिया गया उसमें कितने आइडियाज उसके बिहाइंड थे। इन चीजों को भी इसमें स्कोरिंग में काउंट किया जाता है, मतलब इसके बेसिस पे किए जाते हैं। यहाँ पे जो स्कोरिंग करते हैं वो ट्रेंड रेटर्स होते हैं, जिनको पता होता है कि किस तरीके से क्राइटेरिया का यूज करके हमें चीजों की स्कोरिंग करनी है, और तब वो स्कोरिंग कर पाते हैं। पर्पस और यूज की बात करें तो एजुकेशन में तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि स्टूडेंट्स में कितनी क्रिएटिविटी है ये फाइंड आउट करने के लिए जरूरत पड़ती है। लेकिन इसका यूज ऑक्यूपेशनल लेवल पर भी किया जा सकता है। कई बार जब किसी सर्विस में या जॉब में किसी क्लाइंट के लिए हमें चेक करना होता है कि वो कितना क्रिएटिव है या नहीं है, तब भी एम्प्लॉय के लिए हम ये कर सकते हैं। रिसर्च टू स्टडी क्रिएटिविटी एंड इट्स डेवलपमेंट और टू इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑन क्रिएटिविटी। इस पर रिसर्च भी की जा सकती है कि ये जो टेस्ट है हमें किस तरह से स्कोर्स दे रहा है, किस एज ग्रुप के बच्चों पर ही ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है, तो भी यूज कर सकते हैं। और कॉर्पोरेट में भी होता ही है, जैसे मैंने आपको बताया, जॉब एप्लीकेंट्स पर भी इसका यूज किया जाता है। स्ट्रेंथ इसकी ये है कि एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है,
मल्टीपल डायमेंशंस को क्रिएट असेस कर सकता है क्रिएटिविटी की। लॉन्गिट्यूडनल वैलिडिटी होती है इसमें, यानी कि प्रिडिक्टिव वैलिडिटी दिखाई देती है क्रिएटिव अचीवमेंट में ओवर टाइम। लिमिटेशन की बात करें तो कल्चरल बायस हो सकते हैं, क्योंकि जब अलग अलग जगह पर लोग अलग अलग तरीके से क्रिएटिविटी को दिखा सकते हैं, तो लैंग्वेज के बेसिस पर जहां वर्बल होता है वहां पर बायसनेस देखने को मिल सकती है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन करना, स्कोरिंग करना दोनों ही लेबर इंटेंसिव है, तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिविटी होती है। पहले भी मैंने आपको बताया कि क्रिएटिविटी को हम सब्जेक्टिविटी के साथ ही मेजर कर सकते हैं, अगर शॉर्टकट करना चाहेंगे तो चीजें होंगी नहीं, तो ये इसका एक लिमिटेशन हो जाता है। तो टीटीसीटी वैसे तो एक पॉपुलर टूल है, लेकिन फिर भी कुछ लिमिटेशंस के साथ में, कुछ एप्लीकेशंस के साथ में, कुछ अचीवमेंट्स के साथ में हमें ये यूज करने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेज ऑफ प्लानिंग, कंडक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग थेरेपी इन क्लिनिकल सेटिंग। ये जो टॉपिक है इसी तरह से एक बार पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है, और इसके अलावा ये ही टॉपिक इसको क्वेश्चन को बदल के भी पूछा गया है। मतलब आपसे पूछा गया है कि स्टेट डिफरेंट फेजेस ऑफ थेरेपी इन क्लिनिकल सेटिंग्स, मतलब किस किस तरह से होती है, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स फॉलोड इन क्लिनिकल थेराप्यूटिक सेटिंग। तो कुछ भी बदल दें आपके सामने, आपको पता होना चाहिए प्लानिंग, कंडक्टिंग, इवेल्युएटिंग, 3 स्टेप्स होते हैं, 3 फेजेस होते हैं जो हमें किसी भी क्लिनिकल सेटिंग में देखने को मिलते हैं। तो एक तो ये आपको यहाँ से याद कर लेना है। दूसरी बात, अभी हम पढ़ेंगे आगे तीनों फेजेस के बारे में कि उसमें क्या क्या होता है अलग अलग। क्लिनिकल सेटिंग थेरेपी इन्वॉल्व्स अ स्ट्रक्चर प्रोसेस डिवाइडेड इनटू 3 मेन फेजेस। सबसे पहले प्लान करना, फिर उसे एग्जीक्यूट करना और फिर इवेल्युएशन करना। तीनों ही फेज इंपॉर्टेंट है, तीनों में से किसी भी फेज पर हम कॉम्प्रोमाइज करके नहीं चल सकते। शुरुआत करते हैं प्लानिंग फेज से। प्लानिंग फेज में असेसमेंट होता है सबसे पहले, begins with a thorough assessment of the client's needs including psychological evaluation, interviews and sometimes the use of standardized tests to diagnose or identify issue। असेसमेंट जो हम पढ़ रहे थे अभी तक, साइकोलॉजिकल असेसमेंट या फिर साइको डायग्नोस्टिक असेसमेंट, किसी भी तरीके का असेसमेंट हमें कैसे यूज करना होगा उसकी भी प्लानिंग का इसी का हिस्सा हो जाती है। एकदम से हम एग्जीक्यूट नहीं कर देते हैं, पर पहले डिसाइड भी तो करते हैं कि हमें किस तरह के असेसमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्या हमारा इंटरव्यू से काम चल जाएगा या हमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें यहाँ पे देखनी पड़ती हैं, इंक्लूडिंग साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन, इंटरव्यू, क्या हमें जरूरत पड़ेगी। असेसमेंट की प्लानिंग हुई एक तरीके से, एग्जैक्ट असेसमेंट शुरू नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। फिर हम गोल सेट करते हैं कि जो थेरेपिस्ट है वो जो अपने क्लाइंट है उनके साथ में क्लियर गोल स्टैब्लिश करते हैं, मेजरेबल गोल होना चाहिए, उसमें जो भी हमारा गोल है उसको कितने टाइम में हम अचीव करेंगे उसके बारे में प्लानिंग। तो प्लानिंग फेज में तो सब चीजों की प्लानिंग ही है जो आप चीजें देख रहे हैं। फिर है ट्रीटमेंट प्लान डेवलपमेंट। अब असेसमेंट हम करते हैं और उसके साथ साथ हम एक टेंटेटिव प्लान डेवलप कर लेते हैं। टेंटेटिव का मतलब ये हो गया कि अभी हम ये मान के चलते हैं शुरुआत में कि हम अगर किसी पर्सन के, हमें लग रहा है असेसमेंट करने के साथ साथ हमें ये भी तो क्लैरिटी मिल जाती है ना कि हम जो पर्सन है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके लिए क्या कौन सा ट्रीटमेंट प्लान होगा वो हम यहाँ डेवलप करते हैं। वो प्लानिंग में इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि वो शुरुआत से उसको लेकर चला जाता है। ऐसा नहीं है कि आधे प्रोसेस में पहुंच गए फिर प्लानिंग हमने करनी शुरू करी ट्रीटमेंट प्लान की, वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि जब हमने शुरुआत में इस चीज का असेसमेंट कर लिया और इस चीज का प्लान कर लिया कि हम ये टेस्ट अप्लाई करेंगे, तो उसी के साथ साथ ये भी डिसीजन ले लेते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट प्लान जो है वो बेस्ट सुटेबल रहेगा, उसमें कौन सी टेक्निक यूज होंगी, क्या क्या चीजें हमें चाहिए होंगी। तो सारी चीजों की प्रिपरेशन हम कर लेते हैं और साथ ही साथ इन्फॉर्म्ड कंसेंट भी ले लेते हैं कि जो हमारा क्लाइंट है उसको पता रहना चाहिए कि उसके संग आगे चल के ये सब चीजें होंगी, उसे हमारे इन सारे प्रोसेस का एक पार्ट बनना होगा। तो प्लानिंग में जो भी चीजें हैं उनको हमने डिसाइड करके रख लिया, फिर हम उन्हें कंडक्ट करेंगे। जब हम कंडक्ट करना शुरू करते हैं तो शुरुआत होती है थेरेपी सेशन से, जिसमें डिफरेंट थेरेप्यूटिक टेक्निक्स का यूज किया जाता है। अब कंडक्शन की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कंडक्शन है तो फिर हर चीज का कंडक्शन है, राइट। थेरेपी सेशन का कंडक्शन है, उस सेशन के अंदर होने वाली डिफरेंट इंटरवेंशंस का कंडक्शन है, उसके अंदर जो भी चीजें चलेंगी, जैसा भी चलेगा, सब चीजें कंडक्ट होती जाएंगी क्योंकि प्लानिंग हमने पहले से कर रखी है। रेपो बिल्डिंग इसका पार्ट हो जाएगा, सिम्टम्स के बारे में बताना, जो भी कुछ है। मॉनिटरिंग भी इसके अंदर आता है क्योंकि जो चल रहा है उसको मॉनिटर भी तो करते रहना है। आपको पता है कि कोई भी थेरेपी अगर चल रही है तो उसमें किसी भी पॉइंट पर कोई चेंज की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो हम ये तो नहीं सोचेंगे कि हम तो प्लानिंग कर चुके हैं अब हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि हमने जो कुछ भी, अगर हमें जरूरत लग रही है कि हमें कुछ बदलने की रिक्वायरमेंट है तो वो इमीडिएट एक्शन हम लेंगे, वो भी कंडक्शन ही हो गया क्योंकि हम वहां पे बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, स्विच कर देंगे, चीजों को बदल देंगे अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं। तो इस तरीके से जो है हम चलते चले जाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी लिखा है ना कि द थेरेपिस्ट माइट एडजस्ट द अप्रोच इफ इनिशियल स्ट्रेटेजीज आर नॉट इफेक्टिव। तो जैसे भी हमें रिक्वायरमेंट लगेगी उसके हिसाब से
हम करेंगे। मान लीजिए हमारा जो क्लाइंट है वो बहुत वल्नरेबल है, इमोशनली वल्नरेबल है, सिचुएशन में आके वो घबराने लगे, परेशान होने लग जाए, तो क्या करेंगे आप? अपना सेशन थोड़ी कंटिन्यू करते रहेंगे, आप उसको इमोशनल सपोर्ट देंगे उस टाइम पर। तो कंडक्शन में किसी भी तरीके का चेंज आफ्टर एग्जीक्यूशन अगर रिक्वायर्ड होता है तो वो भी यहाँ इसका एक पार्ट हो जाता है। लेकिन अब कंडक्शन में हम ये मान के चलेंगे कि सब चीजें हमने कंडक्ट कर ली हैं। जब कंडक्शन हो जाता है कंप्लीट, तब हम आते हैं इवेल्युएटिंग फेज पे। इवेल्युएटिंग में हम क्या करेंगे, जो भी डेटा हमें मिला, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, जो कुछ भी हमने इन्फॉर्मेशन गैदर करी, जितने भी टेस्ट अप्लाई करे, जो कुछ भी किया, उसे जो भी हमें डेटा मिला है उस डेटा पर हम वर्क करना स्टार्ट करेंगे, मेजरमेंट करना शुरू करेंगे, तो इवेल्युएशन शुरू हो जाएगा। और जब इवेल्युएशन होगा तो जाहिर सी बात है हम ये देखेंगे कि क्या हमारे गोल्स तक हम पहुंचे, जो काम हम करने निकले थे हम वहां तक पहुंच पाए। अगर हम वहां तक पहुंच पाए तो अच्छी बात है, क्योंकि हमें तो वहां पहुंचना ही था। तो इसीलिए हम अपने गोल्स को रिव्यू करेंगे, या फिर अगर हम नहीं पहुंच पाए तो कहाँ कमी रह गई। जरूरी नहीं है कि कमी हम यहीं पर पकड़े, हम आगे चल के भी हो सकता है कि जब हम अपने असेसमेंट में वो चीजें ऑब्टेन ना कर पाए जो हमें करनी थी, तो भी हमारा गोल्स का रिव्यू करना जरूरी हो जाता है। टर्मिनेशन और ट्रांजिशन, जरूरत पड़ सकती है कि थेरेपी को खत्म किया जाए, क्योंकि अगर हमारे गोल्स मीट हो जाते हैं तो हमें थेरेपी को एंड करना होगा। लेकिन अगर हमारी थेरेपी सेशन जो है अभी नहीं खत्म हो सकती, उसको और कंटिन्यूएशन में रहना है, तो उसका एक ट्रांजिशन फेज आएगा। मतलब एक टाइम के बाद हम दोबारा क्लाइंट को बुलाएंगे, या फिर वो पॉइंट भी आ सकता है जो कई सेशंस के बाद वाला हो, तब टर्मिनेशन हो सकता है। तो इस तरीके से टर्मिनेशन हो या ट्रांजिशन हो, जो भी हो, वो हम देख लेते हैं कि हमारे इस वाले फेज में आता है। फीडबैक, कलेक्टिंग फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट अबाउट देयर एक्सपीरियंस विद थेरेपी। इससे जो हमारे थेरेपिस्ट है उन्हें भी पता चलता है कि वो उन्होंने कितने अच्छे से वर्क किया, उनके किए हुए काम का कुछ फर्क भी पड़ा कि नहीं पड़ा। तो ये सब चीजें फीडबैक में आती हैं। तो हर फेज ही क्रूशियल है। आपने देखा कि हर एक फेज में सब चीजें इंपॉर्टेंट थी। ऐसा नहीं था कि कोई भी पॉइंट जो ऐसा था, कोई भी फेज ऐसा था जिसमें हम ग्रांटेड पे ले सकते थे। हर एक फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर एक में हमें बहुत ध्यान से देना होता है। नेक्स्ट है हमारा जनरल गाइडलाइंस। आई एम सो सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, तो शायद आपके नोट्स में भी पहुंचा होगा, लेकिन अभी आगे अंदर आप पढ़ेंगे कहीं ना कहीं अंदर गलत नहीं होगा। गाइडलाइंस कर देती हूँ मैं इसको कट करके। जनरल गाइडलाइंस, किसी भी साइकोलॉजिकल रिपोर्ट को लिखने के लिए जनरल गाइडलाइंस क्या होती हैं, ये आपसे पता है किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? कि जब आप किसी भी क्लाइंट का मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं या उसके बारे में कोई किसी भी वे में डेटा कलेक्ट करते हैं, तो आप उसकी एक रिटन रिपोर्ट बनाते हैं। उस रिटन रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे आपको लिख कर आना है एग्जामिनेशन में। ठीक, तो जब हम एक साइकोलॉजिकल रिपोर्ट लिखते हैं तो उसमें हमारे पास जितना भी कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल असेसमेंट होता है उसको हमें समराइज करना होता है। वो रिपोर्ट ऐसी होती है कि अगर क्लाइंट भी पढ़े तो उसे भी समझ में आए कि वो क्या है। हालांकि हम उसे देने नहीं चाह रहे हैं, वो चीज हमारे पास ही रहती है, रिकॉर्ड में रहती है, लेकिन उसमें लैंग्वेज हमेशा सिंप्लीफाइड होती है, चीजें टू द पॉइंट होती हैं। ऑब्जर्वेशन में आप बहुत कुछ देख सकते हैं, आपने इतनी चीजें ली होंगी, लेकिन उसको एक वर्ड में समेटना, एक स्टेटमेंट में कलेक्ट करना बड़ी बात होती है। तो वही आपको करना होता है। इसमें हमने जो कुछ भी अपना इंटरप्रिटेशन बनाया, ऑब्जर्वेशन था, वो एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट की फॉर्म में रखा जाता है। उसकी जरूरत पड़ती है आगे चल के, हम अपने असेसमेंट में हमें उसकी जरूरत पड़ सकती है। सबसे पहले तो ये बात आ जाती है कि कौन सी गाइडलाइंस है जिनको हमें फॉलो करना है। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंशियलिटी और एथिकल कंसिडरेशन का ध्यान रखना है। तमाम बार ये बात हो चुकी है कि जो रिपोर्ट है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी। अभी हमने कहा कि हमें क्लाइंट को देने की जरूरत पड़ सकती है, इसके अलावा हम कहीं बांटेंगे नहीं उसको, हमें कहीं और नहीं ले जानी है वो। आपने भी देखा है कि मैंने पहले भी ये चीजें बताई हैं कि जब भी हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो वहाँ क्लाइंट का नाम रिवील नहीं करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो पूछते हैं कि मैम ये केस रिपोर्ट में हमने नाम लिखा है राजेश, सुरेश, मीना, तो ये नाम नहीं लिखने होते हैं, आपको लिखने ही नहीं होते हैं। आप लिखिए मिस्टर AB, PQR, किसी भी तरीके से यूज करिए, लेकिन नाम मत रिवील करिए। भले ही वो नाम भी रियल ना हो, लेकिन तब भी मत यूज करिए। तो कॉन्फिडेंशियलिटी को हमें मेक श्योर करना होता है कि वो हम कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना करें, है ना। लिखा भी है कि इनिशियल यूज कीजिए आप अगर जरूरत पड़ रही है तो। एथिक्स, फॉलो एथिकल गाइडलाइंस ऑफ योर प्रोफेशन इंश्योरिंग दैट द रिपोर्ट डज नॉट हार्म द क्लाइंट एंड रिस्पेक्ट्स देयर ऑटोनॉमी। तो इस तरीके से भी हमें ध्यान देना है, एथिक्स का फॉलो करना है। अब रिपोर्ट के स्ट्रक्चर पे आते हैं, इस पे भी हमें ध्यान देना होता है। टाइटल पेज, टाइटल पेज में सारे बेसिक चीजें आएंगी। रिपोर्ट का नेम, आपका नाम, क्रेडेंशियल, डेट, यानी ये रिपोर्ट किसके बारे में है, ये बिल्कुल उस तरीके से हो गया टाइटल पेज। जैसे आजकल किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाइए, एक फाइल मेरे पास रखी है तो मुझे एग्जाम्पल के लिए यूज करने का दिल कर गया। अभी फिलहाल डॉक्टर की फाइल नहीं है, ये एक नॉर्मल फाइल है। तो इस फाइल में आप देखिए, जब हॉस्पिटल की फाइल्स भी तो ऐसी होती हैं, उसमें वो क्या करते हैं, बहुत सा पूरा, एक तो पहले तो सब कुछ प्रिंट होता है हॉस्पिटल का, फिर क्लाइंट का नेम, क्लाइंट के बाद जो जिस डॉक्टर को रेफर किया गया है, क्या प्रॉब्लम है,
तो कुछ बेसिक चीजें लिखी होती है, इसे तो फिलहाल हटा दूं। तो इसी तरीके से टाइटल पेज हम बनाते हैं जिसमें केस नंबर, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हुए और जो भी उसकी रेलेवेंट आइडेंटिफिकेशंस हैं वो हम लिखेंगे। बहुत सारा कुछ यहाँ नहीं लिखना है, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाएंगे, यानी जब ये हम लॉन्गर रिपोर्ट में बनाते हैं, इंडेक्स जैसा, जिसकी बात है कि मतलब आपको आगे चल के अगर बहुत बड़ी रिपोर्ट है तो फिर आगे चल के आपको इस पेज पे इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये चीजें मिलेंगी। तो इस तरीके से एक इंडेक्स टाइप बनाते हैं। अब क्या रीजन है असेसमेंट का, उसके बारे में इंट्रोड्यूस करना, किसने रेफरेंस किया है, क्या बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, ये सब बातें पेशेंट के बारे में लिखनी होती हैं। अब असेसमेंट की इन्फॉर्मेशन देना हम यहाँ से शुरू करते हैं कि किसने रेफर किया क्लाइंट को, क्यों किया, और क्या क्या कंसर्न थे, क्या क्या इश्यू है जिनको असेस करना है। इसके अंदर बहुत बातें आ सकती हैं, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को भी समराइज कर सकते हैं। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में एक चीज आ जाएगी, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, एजुकेशनल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, एज, जेंडर, उसके करंट सिचुएशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हो गई, वो मैरिड है या नहीं है, स्पाउस के साथ रहता है या नहीं है, उसको कोई और इश्यू तो नहीं है, कोई मेडिकल इश्यू तो नहीं है, उसकी एनुअल इनकम कितनी है, वर्किंग है या नहीं है। तो बहुत सारी बातें शुरुआत में ही हम उसके बारे में बैकग्राउंड में जो भी आपको लगता है कि रिक्वायर्ड है बेस्ड ऑन द सिचुएशन आप लिखेंगे। फिर असेसमेंट के प्रोसीजर्स, हमने कौन कौन से टेस्ट हैं वो यूज किए हैं या करेंगे, उनको आपको डेट ऑफ असेसमेंट के साथ में लिखना होता है। पर जैसे जैसे हम रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं उस हिसाब से हम ये काम करते हैं। जैसे अब हमने किसी पर्सन के बारे में, मान लीजिए आपने उसके ऊपर कोई सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनर यूज किया, तो आप तभी लिखेंगे उसको कि आपने कौन सा मेथड यूज किया। तो कोई भी टेस्ट है या कोई भी मेथड है, उसके डेट ऑफ असेसमेंट के साथ उसको लिखते हैं। कोई बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन अगर आपने किया है, जिसको मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कहते हैं, उसकी अपीयरेंस कैसी थी, बिहेवियर कैसा था असेसमेंट के दौरान, कोई नोटेबल रिएक्शन था उसका, कोई इंटरेक्शन था, वो सब आप लिखेंगे। लास्ट में रिजल्ट पे हम आते हैं, अपना ऑब्जर्वेशन लिखेंगे उसके बारे में कि आपने क्या ऑब्जर्व किया और आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीजें थी। कोई इंटरव्यू सेशन हुआ उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं, उसके हाइलाइट्स को मेंशन करेंगे आप। टेस्ट रिजल्ट्स क्या निकल कर आए, किस तरीके से उसने जो है उसका जो कंट्रीब्यूशन था टेस्ट में कैसा था, उन रिजल्ट्स का इंटरप्रिटेशन भी लिख सकते हैं। ये तो तभी लिखेंगे जब आपने कोई टेस्ट किया होगा उस पर। तब डायग्नोसिस, क्या जरूरत है उसको, जो टेस्ट आया उसके बेसिस पे, जो उसकी प्रॉब्लम निकली है उसके बेसिस पर क्या डायग्नोसिस आप करेंगे। फॉर्मुलेशन में कोई भी इस तरीके का अगर इश्यू है तो क्या आप आगे के लिए फर्दर सजेशन देंगे, प्लान ऑफ एक्शन भी कह सकते हैं उसको, वो लिखेंगे। फिर क्या आप रेकमेंड करते हैं, कोई रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है, कोई अदर रिकमेंडेशन है जो उससे फॉलो करने हैं, वो सारी बातें आप लिखेंगे। और लास्ट में समरी। तो ये पूरी रिपोर्ट बनते बनते किसी भी पर्सन की एक समय लगता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है 1 मिनट में कोई हमारे सामने आया और हमने शुरू से आखिर तक सारे काम कर दिए। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इस रिपोर्ट को कंप्लीट करने में समय लगता है, लेकिन वो लिखी कैसे जाती है, उसका फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। फिर कोई रेफरेंसेज हैं, कोई अपेंडिसेस हैं जो उसमें लगे हैं, वो सब आपको लिखना होगा, मेंशन करने होंगे। साथ में लैंग्वेज एंड क्लैरिटी, हमें ध्यान रखना होगा कि उसकी लैंग्वेज बहुत क्लियर हो और उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत ही क्लैरिटी से नजर आए। प्रूफ रीडिंग एंड रिव्यू, ये भी ध्यान देना होगा कि जो भी हमने चीजें उसमें बनाई हैं, लिखी हैं, उन सबकी प्रूफ रीडिंग करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम में जरा सी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो कुछ का कुछ भी हो सकता है, तो बहुत ध्यान देना है कि आपने जो मेडिसिन लिखी है सही लिखी है, नहीं लिखी है, कोई गलत तो नहीं थी, ये सारी चीजें लिखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज, जो रिपोर्ट है वो उन्हीं के साथ शेयर होगी। तो शुरू में मैंने आपको बता दिया था, जो इस जिनसे एसोसिएटेड है, और इसको हम कहीं भी मिसयूज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम साइकोलॉजिकल रिपोर्ट रेडी करते हैं, राइट। आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे, विच इज हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस असेसमेंट। बहुत एंड में मैंने ये टॉपिक जोड़ा है, वैसे ऐसे देख के नहीं लग रहा कि एंड का है, लेकिन अब वो हमारे नोट्स में कहीं तो ये होता ही, पर फिलहाल ये पूछा गया है, इसे मैंने ऐड किया है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ इंटेलिजेंस असेसमेंट का। तो बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करेंगे और आगे तक चलेंगे। कुछ फेजेस हैं जिससे आपको लिख के आना है अगर एग्जाम में आ जाता है तो। इंटेलिजेंस के असेसमेंट का जो हिस्ट्री है, दैट ट्रेसेस बैक टू द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, इवॉल्विंग फ्रॉम सिंपल ऑब्जर्वेशन टू सोफिस्टिकेटेड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। शुरुआत हुई है 19th सेंचुरी से, अर्ली बिगिनिंग से, जब इंटेलिजेंस का ग्राउंड वर्क हुआ। The testing was led by scientists like Francis Galton, who focused on measuring sensory ability and reaction time as proxies for intelligence. सबसे पहले 19th सेंचुरी में इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, और तब तो उसको इंटेलिजेंस नाम भी नहीं दिया जाता था, ऐसा भी नहीं कहा जाता था कि ये इंटेलिजेंस है, बस ये जानने की कोशिश की जाती थी कि कोई स्पेशल एबिलिटी है किसी पर्सन की। उसके लिए पर्सन की सेंसरी एबिलिटीज को नोटिस किया जाता था। और रिएक्शन टाइम मतलब कोई पर्सन
किसी भी एक्शन को कितनी देर में रिएक्शन देता है, उसका किसी चीज के टुवर्ड्स कितनी देर में रिएक्शन आता है, वो रिएक्शन टाइम होता है। लेकिन इनकी हेल्प से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस को डिफाइन नहीं किया जा सका। फिर आया बिने साइमन स्केल। 1905 में थियोडोर साइमन ने और एल्फ्रेड बिने ने मिलकर एक स्केल डेवलप किया, जिसके बारे में आप ऑलरेडी इसी पेपर में डिटेल में पढ़ चुके हैं, जो कि फोकस कर रहा था स्कूल चिल्ड्रन पर जिनको स्पेशल एजुकेशन की जरूरत थी। ऐसे स्टूडेंट के लिए पहले टेस्ट बनाया गया था, जिसमें आईक्यू को टेस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट भी इसी से निकल कर आया। इस बाद में टर्मन ने अपने आईक्यू के फॉर्मूले में मेंटल एज को यूज भी किया था। तो वो जो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट था वो यहीं से जो है क्रिएट हुआ था, एल्फ्रेड बिने के टेस्ट से। इसके बाद आ जाते हैं वहीं पर जहां पर हमें आईक्यू के फॉर्मूले की बात भी करनी है, स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल। लुइस टर्मन एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रिवाइज्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड बिनेस टेस्ट फॉर यूज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको उन्होंने स्टैनफोर्ड बिने स्केल का नाम दिया। दिस अडेप्टेशन इंक्लूडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, जिसके बारे में मैं अभी बात भी कर रही थी आपसे। जिसके बाद टर्मन ने आईक्यू का फॉर्मूला दिया। ध्यान रखिएगा कि टर्मन ने दिया है आईक्यू का फॉर्मूला, लेकिन मेंटल एज का कॉन्सेप्ट एल्फ्रेड बिने ने दिया था। दोनों अलग अलग लोग हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन इन्होंने यूज किया था मेंटल एज को अपने फॉर्मूले में। मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज होल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आईक्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जो इन्होंने टर्मन ने दिया था। तो 1916 में इंटेलिजेंस स्केल का एक और हमें रूप देखने को मिला कि किस तरीके से इंटेलिजेंस को कह सकते हैं कि कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे चीजें निकल कर आई, जब इंटेलिजेंस को न्यूमेरिकल वैल्यूज में डिफाइन किया जाने लगा। हालांकि जब आईक्यू निकल कर आता है तो वो किसी नंबर के साथ साथ एक डिस्क्रिप्टिव को भी अपने साथ लेकर आता है। जैसे कि अगर 90 किसी का आईक्यू निकल कर आता है तो वो एवरेज माना जाता है, 70 से नीचे आईक्यू होता है तो वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होता है और धीरे धीरे उसकी कैटेगरी और लो होती चली जाती है। इसी तरीके से 100 से ऊपर जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका आईक्यू जो है वो 110 से ऊपर जाता है, वो गिफ्टेड और टैलेंटेड में चले जाते हैं। तो ये केवल नंबर पर डिपेंड नहीं करता फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के बाद भी डिस्क्रिप्टिव्स की जरूरत पड़ती है। फिर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड ग्रुप टेस्टिंग का टाइम आया, जब यूएस आर्मीज नीड टू क्लासिफाई रिक्रूट्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट लाइक आर्मी अल्फा एंड आर्मी बीटा। ये जो टेस्ट थे इनकी हेल्प से आर्मी पर्सन पर ये टेस्ट अप्लाई किए गए थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर ये टेस्ट निकल कर आए थे। ये जो टेस्ट थे वो लिटरेट और इलिटरेट दोनों ही इंडिविजुअल्स पर अप्लाई किए जा सकते थे। फिर वेशलर स्केल्स निकल कर आया जो डेविड वेशलर ने दिया। इंटेलिजेंस में ही एक और वर्क हुआ जब वेशलर ने अपना स्केल दिया, इंटेलिजेंस स्केल दिया, विच लेटर इवॉल्व इनटू द वेशलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, जिसके कई वर्जन बने, जो चिल्ड्रन के लिए अलग बना, जो अडल्ट्स के लिए अलग बना। अलग अलग तरीके से ये टेस्ट यूज हुआ। इसमें भी वर्बल और परफॉर्मेंस स्केल रखे गए और इंटेलिजेंस को कह सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया। फिर मिड से लेके लेट 20th सेंचुरी तक 1940 से 1980s तक इंटेलिजेंट टेस्टिंग सॉ फर्दर रिफाइनमेंट्स विद न्यू एडिशन ऑफ एग्जिस्टिंग टेस्ट, जिसमें CHC जिसको हम कहते हैं कैटल हॉर्न कैरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, इस तरीके से थ्योरीज बनी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स निकल कर आए। मॉडर्न डेवलपमेंट में यानी 1990s से प्रेजेंट की तरफ देखें तो कई सारे ऐसे बैटरी टेस्ट बन गए। कॉफमैन असेसमेंट बैटरी जिसमें एक नाम आता है, भाटिया बैटरी जिसमें एक नाम आता है, वुड कॉक जॉनसन टेस्ट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज में आता है। बहुत सारे आईक्यू से हटकर भी अलग बात हुई इंटेलिजेंस को मेजर करने की डिफरेंट बैटरी टेस्ट की हेल्प से। और इस तरीके से इसकी पूरी हिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि जो इंटेलिजेंस का असेसमेंट है वो बहुत सारे बायसेस कंसर्न से भी क्रिटिक होता रहा, उसका क्रिटिसिज्म चलता रहा। कई बार उसको ह्यूमन इंटेलिजेंस को ओवर सिंप्लीफाइड करने की बात कही गई, तो इस तरीके से भी उसका क्रिटिसिज्म हुआ। लेकिन अगर देखें तो बहुत हद तक ह्यूमन इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए तो हम कह ही सकते हैं कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो आज के टाइम में भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है आपका MPCE 012 का पेपर इजी नोट्स के साथ में। आई होप कि आपकी अच्छी तैयारी हो गई होगी जितने भी वीडियोस आपने देखे हैं। अगर आपने रिपीट करके देखते रहेंगे तो और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी एग्जामिनेशन टाइम में। चलिए अब मैं आपको विश करती हूँ, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन। जब भी आप अटेम्प्ट करके आए और बहुत अच्छे से करके आइएगा। कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो ड्रॉप कीजिएगा कमेंट्स में, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट पेपर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगी 013 के न्यू वीडियोस के साथ में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सुपर सून, बाय बाय।